सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग वितान का पहला अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ेंगे, जिसको लिखा है कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय संगीतकार थे और उन्होंने लता की गायकी की विशेषताओं को लिखते हुए ये पाठ लिखा है। लता मंगेशकर का नाम कौन नहीं जानता। वे सुर साम्राज्ञी हैं, भारत की एक ऐसी स्वर साधिका जिसको स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, अभी आपने अखबार में पढ़ा होगा, आज ही के अखबार में पंडित जसराज जी का निधन हुआ। वे भी शास्त्रीय संगीतकार थे। तो एक परंपरा, एक पीढ़ी अब समाप्त होने की कगार पर है और ये अपना जो ज्ञान है या ये जो अपनी कला है, ये आगे हस्तांतरित कर रही हैं लगातार। बहुत सारे लोग हैं जो इन घरानों से संगीत की शिक्षा ले रहे हैं और संगीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारे भारत में फ़िल्मी गानों का आरंभ हुआ, पहले फ़िल्मों के बारे में क्या समझा जाता था, फ़िल्मी गानों का हमारे संगीत में कितना की योगदान है और आम लोगों के अंदर जो संगीत की समझ पैदा हुई है, उसमें लता मंगेशकर का और फ़िल्मी गानों का क्या योगदान आंका गया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे और साथ ही साथ शास्त्रीय संगीत और फ़िल्मी संगीत के बीच में एक छोटी सी तुलना भी इस पाठ में दी गई है। तो देखते हैं हम इस पाठ को। कुमार गंधर्व ने यहाँ से शुरू किया इस पाठ को। वो कहते हैं कि एक बार मैं बीमार था और मैं बीमारी के समय में मैं एक दिन रेडियो लगाकर बैठा था। अचानक एक अद्भुत स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर को सुनते ही मुझे लगा कि इसमें कुछ ख़ास है, इस आवाज़ में कुछ ख़ास है, ये जो मेरा सीधे मन से जाकर जुड़ गई है। मैं हैरान हो गया और बस हैरानी में मैं सिर्फ सुनता ही रहा। जब गाना ख़त्म हुआ और गायिका का नाम बताया गया तो मुझे पता चला कि ये लता मंगेशकर है। नाम सुनते ही मैं एकदम से फिर अचंभित हुआ और मन ही मन संगति पाने में मुझे लगा कि मैं इनकी संगत में जाऊं, बैठूं और संगीत के बारे में, क्योंकि ये खुद एक संगीतकार थे। तो जो हमारा रुचि का क्षेत्र होता है, हम उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा मन किया कि मैं इनकी संगति करूं। फिर वो उसके बारे में और आगे बताते हुए कह रही हैं कि ये सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री हैं और ये शायद वो कहते हैं कि बरसात फ़िल्म से पहले की कोई फ़िल्म का गाना है, तब से लेकर लता आज तक गाती चली आ रही हैं। हालांकि वो कह रहे हैं चित्रपट संगीत, चित्रपट किसको कहते हैं? सिल्वर स्क्रीन को कहते हैं, यानी सिनेमा को। वो उससे कहते हैं कि लता से पहले नूरजहाँ भी एक बहुत फेमस गायिका रही हैं, बहुत प्रसिद्ध गायिका रही हैं। लेकिन नूरजहाँ का एक अपना स्थान था, लेकिन लता उससे भी आगे पहुंच गई है प्रसिद्धि के क्षेत्र में। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत आगे, जिनका नाम हो गया है। हालांकि उन्होंने अपने पिता से ही सीखा था, लेकिन पिता से आगे जाकर उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। तो फिर आगे कुमार गंधर्व कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि लता मंगेशकर के बराबर कोई उसको टक्कर देने वाली कोई गायिका अभी तक भारत में नहीं हुई है। वो कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि लता के गाने आजकल हर एक घर के अंदर छोटे मोटे बच्चे भी गाते हुए सुनाई देते हैं। लता के जो आवाज़ में जो सुरीलापन है, उस सुरीलेपन ने लोगों के अंदर संगीत की समझ पैदा की है। पहले क्या होता था, शास्त्रीय संगीत करते थे, राजा लोग महफ़िलें लगवाया करते थे और उनको सुनने वाले ख़ास तरह के श्रोतागण होते थे जो उस शास्त्रीय संगीत को समझ भी सकते थे, जिनको पता होता था कि कौन से राग में गाया जा रहा है, कौन सा ताल है, आरोह अवरोह कब होगा। वो सारी चीज़ें उनको समझ होती थी और वो उसका आनंद लेते थे। आम व्यक्ति को उन सारी बातों की समझ नहीं होती थी, तो आम व्यक्ति उतना रस भी प्राप्त नहीं करता था उस संगीत में से। लेकिन ये जो फ़िल्मी गाने वो कहते हैं जब से आए हैं, तब से लोगों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि संगीत की समझ अब धीरे धीरे पैदा होती जा रही है। अब वो कहते हैं कि सामान्य जो श्रोता होता है, अगर हम उसको ध्वनि मुद्रिका के बारे में कहें या हम उसको रागों के बारे में पूछे, तालों के बारे में पूछे, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने कोई उसमें कोई डिग्री हासिल नहीं की है, उसको उतना ज्ञान नहीं है। हम उसको कहें कि राग मालकोस क्या होता है, त्रिताल क्या होता है,
तो उसको इन सब चीज़ों में रुचि नहीं है। वो कहते हैं कि उसको तो सिर्फ गाने सुनने में रुचि होती है, और वो कहते हैं जिस तरह से मनुष्य के अंदर मनुष्यता का होना ज़रूरी है। यानी वैसे तो देखिए जानवर भी खा पी रहे हैं, पेट भर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वैसा ही इंसान कर रहा है। तो इंसान के अंदर इंसानियत है जो उसको पशुओं से अलग कर देती है, मतलब दया का भाव है, सहयोग का भाव है, आपसी समन्वय का भाव है। ये हमारे जो सत्कर्म है ये हमें जानवरों से अलग कर देते हैं। उसी तरह से वो कहते हैं कि जिसके आवाज़ तो सबकी होती है और गुनगुनाते भी सब हैं, लेकिन जो अच्छा गायक वो होता है जिसके आवाज़ में गानपन होता है। गानपन का मतलब क्या होता है? गानपन होता है कि स्वरों की निर्मलता, यानी जब हम उसको सुने तो बस उसी की तरफ हमारा ध्यान खींचा चला जाए। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश हो कि हम उसकी आवाज़ को सुनना पसंद करें, तो उसको गानपन कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि उसकी लता की आवाज़ में मुझे गानपन दिखाई देता है, कोमलता दिखाई देती है, मुग्धता दिखाई देती है, यानी एक तरह की पवित्रता, एक तरह की निर्मलता मुझे दिखाई देती है। वो कहते हैं कि अगर मैं संगीत दिग्दर्शक होता, म्यूज़िक डायरेक्टर होता, तो मैं उनको बहुत जटिल काम देता। मतलब उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, उनकी आवाज़ से कई अच्छे-अच्छे और गाने गवाए जा सकते हैं। हालाँकि उन्होंने बहुत बेहतर गाया है, लेकिन उनकी आवाज़ से और भी बहुत कुछ अच्छा करवाया जा सकता था। शायद जो उनसे अभी नहीं करवाया गया, आने वाले समय में हो सकता है करवाया जाए। इसी तरह से वो उनकी आगे और विशेषता बताते हुए कहते हैं नादमय उच्चार। अब नादमय उच्चार क्या होता है? वो कहते हैं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा जाना। यानी दो शब्द बोल रहे हैं और उन दो शब्दों के बीच में संगीत को इतना खूबसूरती से भर दिया कि शब्दों का उच्चारण भी स्पष्ट है और वो बहुत ही संगीतमय हो गए हैं, और ऐसा लगता है दोनों शब्द एक दूसरे में घुल मिल से गए हैं। तो ये नादमय उच्चार होता है। वो कहते हैं ये पैदा करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन लता इसको इतनी आसानी से, इतनी सहजता से कर लेती हैं कि विश्वास ही नहीं होता। इसी तरह से फिर वो कहते हैं कि मैंने ये देखा है कि लता के गानों के अंदर जो करुण रस है वो बड़ा प्रभावशाली ढंग से व्यक्त होता है। हालांकि लता, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया। हालांकि कुमार गंधर्व इस बात को नहीं मान रहे हैं और उन्होंने इस तर्क का खंडन भी किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, लता ने हालांकि उन्होंने प्रेम के गीत ज़्यादा गाए हैं फिल्मों में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब जब भी उन्होंने करुण रस का गाना गाया है तो वो बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। और वो कहते हैं कि और अगर मैं इसका दोष भी किसी को दूंगा तो मैं संगीत दिग्दर्शकों को दूंगा, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को दूंगा, कि जिन्होंने हमेशा ही लता से सिर्फ प्रेम भरे गीत ही गवाते रहे और दूसरे तरह के प्रयोग उन्होंने लता की आवाज़ के साथ नहीं किए। फिर वो उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब लता ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाना गाया था तो उस समय जो तात्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्योंकि जो दर्द था सैनिकों का, जो शहादत का, आज़ादी को पाने का जो दर्द था, वो लता की आवाज़ में इतना खूबसूरती से व्यक्त हुआ था कि वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। इसलिए वो कहते हैं कि लता करुण रस के गानों के साथ भी मेरे हिसाब से उसने पूरी तरह से न्याय किया है। अब फिर वो कहते हैं कि एक और उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है लता मंगेशकर के ऊपर, वो ये कि क्या वो शास्त्रीय संगीत उतना अच्छा गा पाती हैं जितना अच्छा वो फिल्मी गाने गाती हैं। तो वो कहते हैं कि देखिए ये तो आरोप ही निराधार है। हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है। जैसे वो कहते हैं कि मेरा क्षेत्र शास्त्रीय संगीत है, तो मैं जितना अच्छा शास्त्रीय संगीत कि मैं महफ़िल जमा पाता हूँ, उतना शायद मैं उतनी अच्छा एक फ़िल्मी गाना गा ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ़िल्मी गाना गाना मेरा क्षेत्र नहीं है। उसी तरह से लता जितनी खूबसूरती से फ़िल्मी गाने गाती है, उतनी खूबसूरती से हो सकता है वो 3 घंटे की महफ़िल ना जमा पाए। तो वो कहते हैं कि मैं इन चीज़ों को दोनों को अलग-अलग मानता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ उन्होंने कहा है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना हो ही नहीं सकती। यहाँ पर उन्होंने उस फ़र्क को बताया है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहाँ जलदल्य और चपलता चित्रपट संगीत का गुणधर्म है।
यानी शास्त्रीय संगीत गंभीर होता है और फिल्मी गाने चंचल होते हैं, तेज आवाज़ वाले, तेज गति वाले होते हैं। जल्दल्य यानी ये देखिए तेज गति वाले। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है और शास्त्रीय संगीत का ताल अपने परिष्कृत रूप में होता है। यानी शास्त्रीय संगीत बहुत ही शुद्ध होता है, लेकिन जो फिल्मी गाने होते हैं ये प्राथमिक अवस्था फर्स्ट स्टेज पर प्राथमिक अवस्था के ताल होते हैं। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, उनकी लयकारी बिल्कुल अलग और आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, सुलभता और लोच को महत्व दिया जाता है। जबकि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है, वह लता के पास निसंशय है। अब वो कहते हैं कि मैं जब फिल्मी गानों को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें तो आधे ही तालों का प्रयोग होता है। वहाँ पर जो ज़्यादा महत्व दिया जाता है वो आसानी को लोच को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिल्मी जो गाने होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से बनते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर नियमों का उतना कड़ाई से पालन नहीं किया जाता जितना शास्त्रीय संगीत में किया जाता है। इसके बाद फिर वो यहाँ पर देखिए प्राचीन वाद्य यंत्र की एक फ़ोटो दी गई है, प्राचीन वाद्य यंत्र दिखाए गए हैं। इसी तरह से फिर वो कहते हैं कि ये इसी बात पर आते हैं, वो कहते हैं कि जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं वो 3 घंटे की महफिल जमाते हैं और जो लता के गाने हैं वो 3-3.5 मिनट का फिल्मी गाना होता है। लेकिन वो कहते हैं कि हम इसको महत्व के आधार पर नहीं आंक सकते, हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रीय संगीत ज़्यादा अच्छा होता है या फिल्मी गाने ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर हमसे कोई ये सवाल करेगा तो हम ये नहीं कह सकते कि शास्त्रीय संगीत अच्छा होता है, नहीं। हर व्यक्ति की अपनी रुचि हो सकती है। हो सकता है कि मुझे 3-3.5 मिनट का गाना सुनना ज़्यादा अच्छा लगे और हो सकता है कि मेरे ही घर में किसी और व्यक्ति को 3-3.5 घंटे की महफिल सुनकर ज़्यादा आनंद आए। तो ये तो अपनी अपनी रुचि और अपने अपने प्राथमिकता का विषय है, तो हम किसी को उच्चतर या किसी को कमतर इसमें नहीं बता सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत भी रंजक ना हो और तो बिल्कुल नीरस ही लगेगा। इसी तरह से गाने के अंदर गानपन ना हो तो वो भी नीरस लगेगा। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि जो श्रोता वर्ग हैं वो ही निर्धारित करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। किसी श्रोता को शास्त्रीय संगीत भी अच्छा लगता है, किसी श्रोता को फिल्मी संगीत भी अच्छा लग सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग लता से ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके अंदर इतनी योग्यता है कि वो 3-3.5 घंटे की महफिल जमा पाएँ। तो कुमार गंधर्व इसके जवाब में कह रहे हैं कि मैं ये मानता हूँ कि लता मंगेशकर को शास्त्रीय संगीत का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि इतना अच्छा ज्ञान हुए बगैर वो फिल्मों में इतना बेहतर नहीं गा पाती। और वो कहते हैं कि वो निरंतर अभ्यास करती हैं। अभी भी जब वो फिल्मों में इतने अच्छे गाने गा रही हैं, उनका जो नियम बचपन से था अभ्यास करने का वो आज भी उनका ख़त्म नहीं हुआ है। वो निरंतर सुबह उठकर जिस तरह से पहले 3-4 घंटे अभ्यास करती थी आज भी करती रहती हैं वो अभ्यास। तो वो कहते हैं कि मैं उन लोगों से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या कोई शास्त्रीय संगीतकार ऐसा है जो फिल्मी गाने गाता हो? नहीं गाता। तो इसी तरह से लता से ये सवाल पूछना उतना ही बेमानी है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि फिल्मों में लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पहले हमारे यहाँ लोकगीत चला करते थे, आज जो फिल्मी गाने आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के, पंजाब के, बंगाल के विभिन्न प्रदेशों के लोकगीतों को भी उसमें शामिल कर लिया गया है। विभिन्न धुनों को लेकर के आए हैं, पंजाबी लोकगीत की धुन हो या राजस्थान की धुन हो या पहाड़ों की धुनें हो, अलग या खेतों में काम करने वाले लोग जिन धुनों पर गाते थे उन धुनों को भी लेकर आए हैं। वो तो कहते हैं कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है और यहाँ पर हर रोज़ न जाने कितने नए नए गाने बन रहे हैं। आने वाले समय में न जाने कितने और नए नए संगीत की खोज होगी और ये खोज चलती रहेगी लगातार। और फिल्मी जो संगीत है, फिल्मी जो गायक हैं, फिल्मी जो दिग्दर्शक, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, वो इस क्षेत्र में ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि वो नई नई खोज कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को गढ़ रहे हैं और नई नई चीज़ें लेकर जनता के सामने आ रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तो इस बात से
मैं इस बात से बहुत प्रभावित होता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भारत के कोने-कोने में, अंतर्राष्ट्रीय जगत के कोने-कोने में लता का गाना आज पहुँच रहा है, लोग उससे कितना प्रभावित हो रहे हैं, मैं ये देखता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा कलाकार जो है वो शताब्दियों में शायद एक ही होता है, और आज हम सब अपनी आँखों के सामने ऐसे कलाकार को देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो बच्चों, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है, पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। देखिए, कुमार गंधर्व ने कहा है कि लता मंगेशकर की गायकी की एक बहुत सारी विशेषताओं में से एक विशेषता गानपन है। अब ये गानपन क्या होता है? उन्होंने कहा है कि गानपन वो होता है जो किसी को भी संगीत में भाव विभोर कर दे, यानी जो सुरीलापन होता है। उन्होंने इस बात को ऐसे समझाया, वो कहते हैं जिस तरह से इंसान के अंदर अगर इंसानियत ना हो तो वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, उसी तरह से आवाज़ सबके पास होती है, गाने हर कोई गुनगुनाता है, लेकिन अगर गानपन ना हो, उसकी आवाज़ में कशिश ना हो कि हम उसकी आवाज़ को सुने तो सुनते ही रह जाएं, तो फिर वो एक अच्छा गायक नहीं कहला सकता। तो वो कहते हैं कि लता की गायकी में मुझे वो गानपन दिखाई देता है, मुझे वो गानपन दिखाई देता है। तो वो कह रहे हैं कि इस गानपन को पाने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लता निरंतर बचपन से अभ्यास करती रही हैं संगीत का। आज जब वो संगीत के क्षेत्र में इतनी प्रसिद्ध गायिका बन चुकी हैं, उसके बावजूद भी वो लगातार अभ्यास करती रहती हैं और इस गानपन को उन्होंने बरकरार कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने लता की गायकी में किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं? लेखक ने लता की गायकी की बहुत सारी विशेषताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा है, सबसे पहले सुरीलापन उनका, दूसरा उनकी आवाज़ में जो एक रंजकता है, रंजकता यानी मनोरंजन करने का गुण, कि कोई सुने तो वो उसको सुनता ही रह जाए। नंबर 3 गानपन की बात की है। नंबर 4 निर्मलता की, उन्होंने कहा है उनके स्वरों में बहुत निर्मलता, एक पवित्रता है उनकी आवाज़ के अंदर। और फिर उसके बाद उन्होंने नादमय उच्चार की बात की है, यानी दो शब्दों के बीच का जो अंतर है वो संगीत के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से जब भरा जाता है तो उसको नादमय उच्चार कहते हैं। तो और हमारी दृष्टि में भी लता के संगीत में ये सब गुण हमें दिखाई देते हैं। सुरीलापन है, मधुरता है, कोमलता है, रंजकता है, नादमय उच्चार है, गानपन है, ये सब लता की गायकी की खास बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो कुमार गंधर्व ने जैसे इस बात का विरोध किया, ऐसे हम भी इस बात के पक्ष में नहीं हैं। लता ने हालांकि बहुत सारे प्रेम के गीत गाए हैं फिल्मों में, लेकिन क्योंकि लता एक पार्श्व गायिका थी, वो अपनी पसंद से कोई गाना नहीं गाने के लिए स्वतंत्र नहीं होती थी। फिल्म की स्थिति के हिसाब से उनको गाने दिए जाते थे, संगीत दिग्दर्शक उनको गाने देते थे जो लता को गाने होते थे। पर लता ने जहाँ भी कभी कभी करुण रस के गाने गाए भी हैं, तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपने गानों को व्यक्त किया है। इसके उदाहरण में हम ऐ मेरे वतन के लोगों गीत का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें लता की आवाज़ के अंदर इतनी करुणा, इतना दर्द था कि उसको सुनकर वहाँ मौजूद कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। कुमार गंधर्व ने कहा है कि संगीत का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लगातार इसमें बहुत कुछ खोजें चल रही हैं, बहुत काम चल रहा है इसमें। अभी तक जिन चीज़ों पर हमारी नज़र नहीं गई, जहाँ पर हमारी निगाह नहीं गई, उन चीज़ों को भी ढूंढ कर लाया जा रहा है। अगर हम संगीत की बात करें तो हर रोज़ हम अंतर्राष्ट्रीय जगत के अलावा अगर भारत की ही बात करें तो न जाने कितने गाने हर रोज़ रिकॉर्ड होते हैं, और उन हर एक गाने के अपनी धुन होती है, अपने बोल होते हैं, अपने शैली में उसको गाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं नित्य नवीन प्रयोग हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी लोकगीत थे, जितनी भी लोक धुनें थी,
या जो हिप हॉप भी है या जो पाश्चात्य संगीत भी है, उनको भी ला करके और उनकी तर्ज पर, उनकी धुनों पर भी संगीत बनाया जा रहा है। लगातार नया नया काम चल रहा है और आगे भी न जाने कितने समय तक इस क्षेत्र में काम चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। देखिए, बहुत सारे लोगों ने शुरू में ये आरोप लगाया था कि फ़िल्मी गानों ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं या अश्लील और फूहड़ तरह का संगीत आ गया है। तो ये उन समय की बात है जब फ़िल्मी गाने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते थे। हमारे भारत में जब फ़िल्में शुरू में आई थी, तो लोगों को लगता था कि इन फ़िल्मों की वजह से और इन फ़िल्मी गानों की वजह से समाज पतन की ओर जा रहा है। लेकिन कुमार गंधर्व ने ये कहा कि आप ये बताइए कि कितने ऐसे सामान्य लोग हैं जिनको शास्त्रीय संगीत की समझ हो, यानी ना के बराबर है। बहुत बहुत कम है जिनको शास्त्रीय संगीत की समझ हो। ये शास्त्रीय संगीतकार अलग ही लोग होते हैं, अलग तरह का एक वर्ग होता है जिनको इसमें रुचि होती है, जो निरंतर इसमें अध्ययन करते हैं, जो इसका अभ्यास कर रहे होते हैं। उन्हें पता रहता है कि कौन सी ताल में गाया जा रहा है, कौन सा राग है, कहाँ पर आरोह होगा, कहाँ अवरोह होगा, लय ताल कौन सी चलेगी, छंद गति क्या होगी। लेकिन वो कहते हैं कि आम जनता को तो इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको तो जो सुनने में अच्छा लगता है, उनको तो जो संगीत रंजकता देता है, जो उनका मनोरंजन करता है, उनके लिए वही संगीत है। और वो कहते हैं कि जब से फ़िल्मी गाने आए हैं, तब से मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर संगीत की समझ पैदा हो गई है। लोग अब लोग ही गाने को हिट या फ्लॉप करार दे देते हैं। मतलब कौन सा गाना लोकप्रिय होगा और कौन सा गाना नहीं चलेगा, ये चीज़ जो है लोगों के द्वारा ही निर्धारित होती है। हालांकि लोगों ने कोई संगीत में डिग्री नहीं की हुई है, लेकिन अपनी संगीत सुनकर उन्होंने अपनी एक समझ विकसित कर ली है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है और आप क्या सोचते हैं? देखिए, हम किसी भी संगीत को अच्छा और बुरा नहीं कह सकते। शास्त्रीय संगीत अपने आप में उच्च कोटि का संगीत है, फ़िल्मी गाने भी अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। तो हम किसी भी संगीत की ना तो बहुत ज़्यादा निंदा कर सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्तुति कर सकते हैं। दोनों ही संगीत अपने अपने क्षेत्र में अच्छे हैं। महत्व तो इस बात का है कि किस गाने को या किस संगीत को सुनकर हमारा मनोरंजन होता है, ये हमारी रुचि का क्षेत्र है। तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को 3 घंटे की महफ़िल सुनकर ज़्यादा शांति और सुकून मिलता हो और किसी का मनोरंजन 3 साढ़े 3 मिनट के गाने में ही हो जाता हो। तो ये इसका महत्व जो है वो श्रोताओं की रुचि पर, श्रोताओं की रंजकता पर आधारित होता है। तो इस तरह से हमारे ये पाठ के प्रश्नोत्तर भी हो गए हैं और इसकी जो वर्कशीट है वो गूगल क्लास में डाल दी जाएगी। आप ये वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लें। धन्यवाद।